तो आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम की, और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक छोटे से लाइन से जो पिछली बार सुमित सर ने अपने वीडियो में बोली थी। पिछले लेक्चर में उन्होंने क्या कहा था कि बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, और उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में हम बिखर चुके हैं, और जब बिखर चुके हैं तो निखरने की बारी आ चुकी है, और अब हम इसमें उलझने जा रहे हैं, और उलझ कर हम सुलझेंगे। अगर हम सुलझ गए तो हमारे 2 नंबर पक्के हैं। नेट में एक क्वेश्चन इससे आता है, अगर हम सौभाग्यशाली रहे तो इससे 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, और अगर 2 क्वेश्चंस आ गए, केवल देखो अभी आपको आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम नाम सुनकर लग रहा होगा इसमें क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे इसको। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। एक बार आपने कवर कर लिया इसको, उसके बाद आपके 2 नंबर, या अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी आपने नहीं पढ़ा इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, पहले हमको ये समझना होगा। प्रॉब्लम मतलब तो समस्या होती है, जान रहे हैं कि आइडेंटिफाई ना कर पाना ही एक समस्या। हमें किसको आइडेंटिफाई करना है हमको। तो देखो, जब हम 10th में रहे होंगे, 9th में अगर हमने पढ़ा होगा, या शायद हमने 8th में भी पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, उन्हें याद नहीं होगा। समझो, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दे रखा है। सपोज करो, अभी आप अपना दिमाग बिल्कुल यूज करना, मतलब अभी उतनी तेजी से दिमाग यूज मत करो कि क्या मैं जो बता रहा हूं उसको आप सिंपल से समझते जाओ, और आपका आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हुआ। समझो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है। ये सिंपल से 2 इक्वेशन है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे? आराम से फाइंड कर सकते हो। कैसे? चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लो, चाहे इसमें आप सब्सट्रैक्शन मेथड का यूज कर लो, जो भी आप करो, इसमें आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्यों फाइंड कर लोगे? क्योंकि यहां जो वेरिएबल्स हैं वो 2 हैं। ठीक है, देखो दोनों इक्वेशन को अगर मिला दो तो कितने वेरिएबल हैं? x और y 2 वेरिएबल हैं, और इक्वेशन कितने हैं? 2 इक्वेशन है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर हैं, तो क्या हम x और y यानी अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर अब ये जानते हो तो समझ लीजिए काम हो गया, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड है पूरा। कैसे आप समझते हैं? हम थोड़ा सा टफ इक्वेशन लिखकर, ये बात आपको समझ में आ गई ना, कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर हैं तभी हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल चले लेते हैं। सपोज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब अगर कहा जाए आपसे कि x, y एंड z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या हम x, y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? जरा अपने आप से पूछिए और उस कॉन्सेप्ट को लगाइए कि यहां इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे रखे हैं हमको खाली, और हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 1, 2 और 3 वेरिएबल, यानी जो टाइम टू टाइम वेरी करते हो, जिनकी वैल्यू बदल सकती है। वेरिएबल का उल्टा कोफिशिएंट, जो स्थिर रहते हो। तो वेरिएबल क्या टाइम टू टाइम वेरी करेंगे, और जो कोफिशिएंट होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, स्थिर रहेंगे। बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। यहां नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3 हैं, विच इज नॉट इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, यानी हम एक्स वाई जेड की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? अनआइडेंटिफाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसी को हम थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल में और समझते हैं। यहां मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखो चीजें बताने जा रहा हूं इस इक्वेशन के माध्यम से, कई चीजें, ताकि इसके बाद जब क्लियर हो जाएंगी तो मैं आपको ऑर्डर मेथड और रैंक मेथड बताऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या ऑर्डर मेथड के थ्रू, कि आप इस जो 2-3 इक्वेशन देंगे आपको, और उस इक्वेशन में आपको पर्टिकुलर कोई इक्वेशन का कहेंगे कि इस इक्वेशन को आप बताइए कि ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है, या अंडर आइडेंटिफाइड है, या आइडेंटिफाइड है, या अनआइडेंटिफाइड है। तो इसमें 2 मेथड है, बहुत ईजी मेथड है, कुछ भी उसमें नहीं है, अभी आप समझिएगा। इफ सपोज y इज इक्वल टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 प्लस e1, सपोज
कुछ नहीं है ये इक्वेशन बिल्कुल ही बहुत ही हलवा इक्वेशन है, इससे डरना मत। अल्फा वगैरह लिख दिया, यहाँ 2 4 भी लिख सकते हो, 2x प्लस 2x1 प्लस 3x2, अभी देखो समझाता हूँ आपको। यहाँ जो y है ये क्या है, ये राइट साइड है और ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है। इक्वल के इधर का राइट साइड और इक्वल के इधर का राइट साइड और इधर का लेफ्ट साइड। y को हम यहाँ कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं ये, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो इन सब पर डिपेंड करती है। इन सब पर यानी ये x1 x2 x3 इवन अभी मैं बता दूं इवन क्या है, इस पर डिपेंड करती है y की वैल्यू, इसीलिए इसको कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहां जो अल्फा है, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट। सपोज अभी मैंने लिखा था x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ जो 3 है अगर यहाँ पर करो x प्लस अल्फा y, तो ये जो अल्फा ये कांस्टेंट है, 3 जो है कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ ये क्या है, कांस्टेंट है, या इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, या इसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, देखिए दिख रहा है सही, देखिए स्क्रीन पर आ रहा है सही, ब्लर तो नहीं हो रहा ना, बहुत अच्छा। अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 यहाँ पर कांस्टेंट या इंटरसेप्ट या कोफिशिएंट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है x1 x2 और x3, इसको मैं ब्लैक मार्कर का यूज कर लेता हूँ। x1 x2 और x3 ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है इधर का, और इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं, ये स्वतंत्र है, दुनियादारी से मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये डिपेंडेंट है, ये किसी न किसी पर निर्भर है। जैसे हम लोग अपने माता पिता पर निर्भर हैं, जब तक जॉब नहीं करते हैं, अपने पैरों पर नहीं खड़े होते, तब तक क्या है, डिपेंडेंट है। वैसे y क्या है, इन सब पर डिपेंड है, यानी y बेटा होगा और बाकी ये माता पिता हो गए, उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यहाँ x1 x2 x3 जो माता पिता है समझ लो, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, वो खुद कमाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। तो उसी तरह ये x1 x2 और x3 इन लोगों का स्टेटस इसको डिटरमाइन करेगा। ठीक है, आपके माता पिता कितना कमाते हैं ये आपके भी स्टेटस को डिटरमाइन करेगा, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। अब आता है एक तो E1 क्या है, इसको कहते हैं हम एरर। ठीक है, जब कुछ करते हैं कोई काम तो उसमें कुछ ना कुछ तो गलतियां हो ही जाती हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन या जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम जब कंक्लूजन ड्रा करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उनको हम इसमें जोड़ते हैं और उसको कहते हैं एरर। ठीक है, एरर टर्म, क्या कहते हैं इसको, एरर टर्म। और इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं स्टोचैस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म कहते हैं, या स्टोचैस्टिक टर्म कहते हैं, या इसको कह सकते हैं व्हाइट नॉइस। क्या कहते हैं इसको, व्हाइट नॉइस। और इसको कह सकते हैं डिस्टर्बेंस टर्म। ठीक है, या इसको जो हम कह सकते हैं रेसिड्यूअल कह सकते हैं। ठीक है, देखो कितने सारे नाम हैं। ठीक है, अभी तक आप इन सबसे परिचित नहीं थे, लेकिन अब आप इनसे अपरिचित नहीं रहे। ठीक है, अब आप इनसे क्या हो गया, इनको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर वहां पर रेसिड्यूअल आ जाएगा तो आप समझेंगे कि नहीं वो एरर टर्म है। अगर वहां पर डिस्टर्बेंस टर्म आ गया या E1 लिख गया, या यहाँ पर E1 की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ U1 हो सकता है, यहाँ P1 हो सकता है, मतलब एरर की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, एरर टर्म कहेंगे, या स्टोचैस्टिक टर्म कहेंगे, व्हाइट नॉइस कहेंगे, या बहुत सारे और भी नाम है, आपको मिल जाएंगे अलग अलग बुक्स में। अब मैं यहाँ क्या और बताने जा रहा हूं आपको, इस डिपेंडेंट वेरिएबल को, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब इनको कई सारे और भी नाम है, समझ लो एक बार। डिपेंडेंट वेरिएबल को और क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक है, और इसको कंट्रोल्ड वेरिएबल जब कहेंगे तो हम इसको कहेंगे कंट्रोल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारे माता पिता हमको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और हम क्या हो रहे हैं, कंट्रोल्ड हो रहे हैं, यानी हम उनके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, कंट्रोल्ड वेरिएबल। और इसको क्या कहेंगे, कंट्रोल, जो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सप्लेन्ड। ठीक है, इंडिपेंडेंट को एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, और इसको क्या कहेंगे, एक्सप्लेनेटरी। ये मैं वैसे अलग क्लास लेकर क्या बताऊं, इसमें बता दूंगा, तब आइडेंटिफिकेशन आपको, फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको केवल ऑर्डर कंडीशन बताऊंगा, रैंक कंडीशन अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी लंबा हो जाएगा इन सबको बेसिक क्लियर करते करते।
एक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेनेटरी मतलब क्या? हमको एक्सप्लेन कौन करेगा? हमारे माता पिता करेंगे। भाई ये फला फला का लड़का है, ये बढ़िया है पढ़ने में, आपके माता पिता बताएंगे ना कि भाई ये हमारा लड़का शरारती है या ये है, और हम क्या है? एक्सप्लेन्ड, हम एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, ठीक है, सारी व्यथा हमारे पर थोपी जा रही है। कंट्रोल्ड या एक्सप्लेन, इसको कहते हैं इंडोजेनस वेरिएबल, इंडोजेनस, और इसको कहते हैं एक्सोजेनस, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिग्रेसेंड, और इसको कहते हैं रिग्रेशर, इसको हम कहते हैं प्रेडिक्टेंड, और इसको कहते हैं प्रेडिक्टर। जब हम इसको प्रेडिक्टेंड कहेंगे तभी हम इसको प्रेडिक्टर कहेंगे। ऐसा मत कहना कभी कभी मतलब अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो प्रेडिक्टेंड कहो तो अब इसको प्रेडिक्टर कह दो उस समय, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कह दो तब इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कह दो। इसको कहते हैं हम रिस्पॉन्स, तब हम इसको क्या कहेंगे? स्टिमुलस, ठीक। और इसमें कुछ बचा? अब बात आपको समझ, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये नाम आपको याद रहे, ताकि अगर इसके बाद भी कोई इस तरह के नाम आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या होगा। अगर यहाँ पर रिग्रेसेंड आ गया तो आप समझो कि वो कुछ है नहीं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो लेफ्ट साइड वाला है, राइट साइड वाला नहीं है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको इक्वेशन से डर नहीं लगेगा कि y इज इक्वल टू अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा 3 x3। अभी मैं बताऊंगा कि ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये क्या करता है, ठीक है, एक्चुअली ये इसको कैसे प्रभावित करता है, ठीक है, वो भी बताएंगे। धीरे धीरे समझते जाएंगे, कुछ दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है हमें, जो बस धीरे धीरे सीख कर, धीरे धीरे समझ कर इसको बस आत्मसात करते जाना है कि क्या क्या है क्या, ठीक है, समझना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ अब आप समझ चुके हैं कि ये जो है y वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किस पर डिपेंडेंट है? वो इंडिपेंडेंट पर डिपेंडेंट है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वो स्वतंत्र है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपको समझ, आप थोड़ा मतलब अगर आप जानकारी है पहले से तो आप समझ जाएंगे, अदरवाइज ठीक बाद में बात करेंगे उसके बारे में। यहाँ जो एरर टर्म है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट माना जाता है, ऑटोमेटिक, ये हमारी मान्यता होती है, ठीक है। जब आपस में यही जो है नौटंकी करने लगते हैं तभी सारे प्रॉब्लम आने लगती है, चाहे वो मल्टीकोलिनियरिटी हो, ऑटो कोरिलेशन हो, दुनियादारी फिर हम बात करेंगे, अभी नहीं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल हो गई है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन को समझने के लिए, आइडेंटिफिकेशन को सॉल्व करने के लिए उसके मेथड कौन कौन से हैं। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन जब समझ लेंगे उसके बाद हम समझेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि सिंगल इक्वेशन मॉडल के लिए हम इसको नहीं समझते हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होती है। जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल करेंगे तब हम इसमें आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए आइडेंटिफिकेशन का पूरा यूज करेंगे। देखो, आइडेंटिफिकेशन में दो होते हैं, दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट, चलो पूरा लिख देता हूं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक, और दूसरा होता है सेकंड ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को कहते हैं हम ऑर्डर कंडीशन। क्या कहते हैं? अभी देखो यहां से आपका 2 नंबर तय है, जो मैं अभी बना रहा हूं ना सिनॉप्सिस के थ्रू में बता रहा हूं आपको, इससे आपका 2 नंबर पक्का। अगर ये क्वेश्चन आता है, मैं भी क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ऑर्डर कंडीशन, ऑर्डर कंडीशन, और इसको यहां कहते हैं रैंक कंडीशन, ठीक है, रैंक कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेनी होगी। ऑर्डर कंडीशन इज अ नेसेसरी कंडीशन, इज अ नेसेसरी कंडीशन एंड नॉट द सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन इज अ नेसेसरी कंडीशन एंड नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। यानी इतना याद रखो कि ऑर्डर कंडीशन जो है वो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, और रैंक कंडीशन जो है इट इज अ ओनली सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन। क्वेश्चन ऐसे आया था कि ऑर्डर कंडीशन दिया और उसके बाद ऑप्शंस दिए कि ये नेसेसरी कंडीशन है, अननेसेसरी कंडीशन है, या सफिशिएंट कंडीशन है, या बोथ, इनमें से कोई नहीं, दुनियादारी देंगे। आपको क्या लगाना है? जब ऑर्डर कंडीशन आए तो सिंपल, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, वेयर एज रैंक कंडीशन इज अ सफिशिएंट कंडीशन
नॉट नेसेसरी कंडीशन। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑर्डर कंडीशन की। इस वीडियो में हम रैंक कंडीशन की भी बात नहीं करेंगे, उसको न्यूमेरिकल लेकर एक दो न्यूमेरिकल से ज्यादा समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे ऑर्डर कंडीशन की। ऑर्डर कंडीशन क्या है? ऑर्डर कंडीशन, ऑर्डर कंडीशन, ऑर्डर कंडीशन, देखो ऑर्डर कंडीशन हमें क्या बताती है पहले ये समझते हैं। ऑर्डर कंडीशन हमें तीन चीज बताती है कि क्या वो इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है, क्या वो इक्वेशन अंडर आइडेंटिफाइड है, या क्या वो इक्वेशन जस्ट आइडेंटिफाइड है, या एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है। एग्जैक्ट और जस्ट एक ही शब्द है, मतलब उनका एक ही तरह यूज किया जाता है, चाहे वो एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड लिखा जाए चाहे वो जस्ट आइडेंटिफाइड लिखा जाए, दोनों एक ही चीज है। अंडर आइडेंटिफाइड की बात कब होगी और ओवर आइडेंटिफाइड कब होगा। यानी ऑर्डर कंडीशन तीन चीजें बताती हैं कि क्या वो इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है, क्या वो इक्वेशन अंडर आइडेंटिफाइड है, या वो इक्वेशन जस्ट आइडेंटिफाइड या एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है। अब इसके लिए मैं आपको और बताता हूं, एक यहां पर तीन शब्दों का यूज करते हैं, सॉरी वर्ड्स का यूज करते हैं, जी, एम एंड के, ठीक है। इसको भी याद करिए, आप दिमाग में बिठाइए। जी क्या है? जी है गमला, नहीं, जी है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन। क्या है? टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन। अभी देखिए मैं जो कंडीशन बताने जा रहा हूं इससे आप तुरंत आराम से, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आप क्वेश्चन देखते ही बता देंगे, ठीक है। जी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, एम क्या है यहां पे? नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल इन कंसर्न इक्वेशन एक्सक्लूडिंग इंटरसेप्ट एंड एरर, ओके, एंड एरर। यानी एम क्या दर्शा रहा है, हमें क्या बता रहा है कि जो हम जिस इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं, जिस इक्वेशन पर हम टेस्टिंग लागू करने जा रहे हैं, जिस इक्वेशन के ऑर्डर कंडीशन की जांच हम करने जा रहे हैं, क्या उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वेरिएबल समझ गए ना, टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। आप वेरिएबल और कोफिशिएंट कैसे पहचानेंगे अभी मैं बता रहा हूं आपको। जैसे इक्वेशन दो, एक एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत कुछ सिखाती है। जैसे आप जब मेथड देखते देखते बहुत कुछ ऐसे ही सीख जाते हैं, ठीक है, वो अभी आपको देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कोफिशिएंट है। नंबर ऑफ वेरिएबल इन कंसर्न इक्वेशन एक्सक्लूडिंग इंटरसेप्ट। अब देखो मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरसेप्ट क्या है और एरर क्या है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट और एरर को उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं और हम खाली देखते हैं कि कितने वेरिएबल हैं उस इक्वेशन में। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। बात समझ लो पहले, यहां एम को डिफाइन करते हैं इससे, और जी को टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, के की जब बात करते हैं तो इसके कहेंगे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द मॉडल एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूड करेंगे इससे? इंटरसेप्ट एंड एरर। यानी के क्या बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन द मॉडल, यानी जो पूरा तीनों इक्वेशन या चार इक्वेशन जितनी दे रखी हैं उसमें टोटल उस वेरिएबल कितने हैं, यानी टोटल कितने वेरिएबल हैं एक्सक्लूडिंग इंटरसेप्ट एंड एरर। और जो सबसे फाइनल बात है, इतना हमने लिखा क्यों? क्योंकि अगर के माइनस एम इज इक्वल टू g minus 1, then we will call the equation is identified और exact identified, ठीक है, exact identified। यानी जब k माइनस एम, k क्या है यहां पे? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन द मॉडल एक्सक्लूडिंग इंटरसेप्ट एंड एरर, यानी कितने नंबर वेरिएबल कितने हैं उसमें से उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल उसको घटाएंगे, और अगर वो g-1 के इक्वल है, g-1 क्या, कितने इक्वेशन दे रखे हैं, अगर वो g-1 के बराबर है तो उसे कहेंगे एग्जैक्ट या जस्ट आइडेंटिफाइड। अगर k-m इज ग्रेटर देन g-1 देन आप समझ सकते हैं इसको हम ओवर आइडेंटिफाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवर आइडेंटिफाइड। और इफ k-m इज लेस देन g-1 देन वी विल कॉल अंडर आइडेंटिफाइड। बात समझ में आ गई? बस कुछ नहीं, इसमें खत्म, आपका ऑर्डर कंडीशन खत्म। अभी देखो बताता हूं मैं आपको।
एक बार ऊपर लिख देता हूँ, शायद नीचे दिखाई ना दिया हो, मुझे इसका भय है। समझो k माइनस एम इज इक्वल टू g माइनस 1, देन वी विल कॉल आइडेंटिफाइड और जस्ट आइडेंटिफाइड, जस्ट या एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड। व्हेन k माइनस एम इज ग्रेटर देन g माइनस 1, इसको क्या कहेंगे हम? ओवर आइडेंटिफाइड। और k माइनस एम इज लेस देन g माइनस 1, इसको क्या कहेंगे हम? अंडर आइडेंटिफाइड। ठीक, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो ऑर्डर कंडीशन को एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। तीसरी बार समझाने जा रहा हूँ, कभी वीडियो ब्लर हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, यही होता है ऑनलाइन क्लास में। तो कहाँ गया वो क्वेश्चन फिर से? y1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 y2 प्लस बीटा 1 z2 प्लस u1 एंड y2 इज इक्वल टू बीटा 2 प्लस बीटा 3 y1 प्लस बीटा 4 z1 प्लस बीटा 5 z2 प्लस u2। वैसे मैं चाहता तो इसको खुद भी लिख सकता था क्वेश्चन, इतना कोई इशू नहीं था। अब बात समझना है हमको, क्या करना है इसमें? ऑर्डर कंडीशन लगानी है। ठीक है, ऑर्डर कंडीशन यूज करके हमें बताना है कि क्या है ये ओवर आइडेंटिफाइड है, जस्ट आइडेंटिफाइड है या अंडर आइडेंटिफाइड है। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इस इक्वेशन को देखकर, आपको ये पता है कि y1 y2 क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। बीटा 1 बीटा 3 बीटा 4 या बीटा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 ये क्या है? ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, ठीक है, या इंटरसेप्ट है। और u1 और u2 क्या है? ये एरर है या स्टोचस्टिक नॉइज है या वाइट नॉइज है या रेसिडुअल्स है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, फैमिलियर इन सब वर्ड से। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बार बार जब वर्ड जाएगा तो आपका दिमाग समझ जाएगा, अच्छा हाँ ये सब शब्द तो है, वही है, इस इक्वेशन से रिलेटेड है। अब बात समझो, हमारा ऑर्डर कंडीशन क्या है? क्या कहता है? k माइनस एम इज इक्वल टू g माइनस 1, देन क्या होगा? एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड। या अगर ये बड़ा हो जाएगा तो क्या कहेंगे इसको हम? ओवर आइडेंटिफाइड। और अगर ये छोटा हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे हम? अंडर आइडेंटिफाइड। तो आप समझते हैं, हम यहाँ इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन बिना माने सबसे पहले देखो k और g को पता करते हैं हम। k है क्या? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन द मॉडल एक्सेप्टिंग एरर टर्म एंड इंटरसेप्ट। यानी एरर और इंटरसेप्ट को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो जितने वेरिएबल हैं उसे हम क्या कहेंगे? k कहेंगे, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल। तो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल देखते हैं? y1 है, y2 बिल्कुल y2 है, z2 बिल्कुल z2 है। यहाँ फिर वापस देखो y2 हमने लिख लिया, y1 भी हमने लिख लिया, z1 नहीं लिखा, z1 है, और z2 हमने लिख लिया। यानी k की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4, यानी टोटल मॉडल में 4 वेरिएबल हैं। बात समझ में आई? टोटल मॉडल में कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल हैं। g की वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हैं? g है क्या? g है नंबर ऑफ इक्वेशंस, यानी कितने इक्वेशन। तो हमको यहाँ देखो एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन, यानी हमको यहाँ 2 इक्वेशन दिख रहे हैं। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ से मैं काउंट कर लूँ, अगर g माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी g माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, अब फॉर इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 को चेक करना है, यानी इक्वेशन 1 को चेक करना है कि क्या ये अंडर आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है या एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है, उसके लिए क्या करना होगा? हमें उसके लिए सबसे पहले तो उस कंसर्न इक्वेशन में m की वैल्यू पता करनी होगी। यानी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन द कंसर्न इक्वेशन एक्सेप्टिंग द एरर टर्म एंड इंटरसेप्ट। तो अगर m में जाएं हम, यानी सॉरी इक्वेशन 1 में जाएं, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एक y1, देखो y1 वेरिएबल एक, दूसरा क्या है? y2 है, और तीसरा क्या है? z2 है। ठीक है, हम u1 को तो लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये एरर टर्म है, और बार बार हम m की वैल्यू में क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन द कंसर्न इक्वेशन एक्सेप्टिंग और एक्सक्लूडिंग द एरर टर्म एंड इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब हम यहाँ k माइनस m की वैल्यू निकाल लें। k माइनस m यानी क्या? k माइनस m यानी k है 4 और m है 3, यानी ये हो जाएगा 1।
और इस इक्वेशन के लिए आप देख रहे हैं कि k माइनस एम की वैल्यू जो है वो भी 1 है और g माइनस 1 की वैल्यू जो है वो भी 1 है। इसलिए ये क्या है, ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है। ठीक, इसको मैं तीसरी बार बता रहा हूं, अब की बार बार वीडियो जो है कभी पॉज हो जा रहा है, कभी ब्लर हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूं क्या है, ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है। ऑफलाइन क्लासेस में ही होती तो लड़के रट जाते, लेकिन ऑनलाइन में एक ही वीडियो आपको देनी है, तो अब आप एक ही बार समझ रहे हैं कि ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है व्हेन k माइनस एम इज इक्वल टू g माइनस 1। बात समझ में आई? दूसरे इक्वेशन के लिए करते हैं। देखिए फॉर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर हम m की वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, देखो y2 है, ठीक है, y1 है, z1 है और z2 है। देख रहे हैं आप, यानी m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 4, k की वैल्यू कितनी है हमने अभी पता करी है 4, तो k माइनस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और g माइनस 1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी कितनी है 1, यानी यहां k माइनस एम की वैल्यू g माइनस एम की वैल्यू से छोटी है, यानी g माइनस 1 कितना है 1 है और k माइनस एम कितना है 0 है। इसलिए क्या हुआ, यहां k माइनस एम इज लेस देन g माइनस 1, देन वी विल कॉल, क्या कहेंगे इसको, अंडर आइडेंटिफाइड, और क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अंडर आइडेंटिफाइड, अंडर आइडेंटिफाइड इक्वेशन। ठीक है, अंडर आइडेंटिफाइड। इसको मैं चार्ट के थ्रू बताता हूं आपको कि अगर आप इतना कुछ ना करना चाहें तो एक चार्ट के थ्रू कैसे लिख सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं कि इसको चार्ट के थ्रू कैसे लिखेंगे। एक चार्ट बनाओ, यहां लिखो इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन नंबर, यहां पर लिख लो आप k, यहां लिख लो आप m, यहां लिख लो आप k माइनस एम, जैसे मीन मीडियन मोड निकालते समय करते हैं ना वैसे ही k माइनस एम, यहां लिख लो आप g माइनस 1। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन में पहला इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पहले इक्वेशन के लिए k बराबर 4 है और m बराबर कितना है, m बराबर 3 है, k माइनस 1 हो जाएगा और g माइनस 1 n हो जाएगा। और यहाँ एक बना लो रिजल्ट, रिजल्ट में क्या शो कर दोगे, रिजल्ट में शो करोगे कि ये है एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड। और सेकेंड इक्वेशन की जब बात करता हूँ तो वहाँ पर k इज इक्वल टू 4 है, m भी 4 आया है, अभी हम इससे पहले काउंट कर चुके हैं, और k माइनस 1 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आई 1, जो कि ये ग्रेटर देन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अंडर आइडेंटिफाइड। ऐसे ही कई सारे इक्वेशन आए और आपको करते चले जाना है। ये मैं चार्ट मैथ से बताया हूं ताकि ये भी आपको आसान लगे। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो ऑर्डर कंडीशन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपका क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा, या आप विश्वास मान के चलिए। हो सकता है अगर आपने 2-4 क्वेश्चन किए हों तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके चेक करिए, उसके बाद आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। रैंक कंडीशन की हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, रैंक कंडीशन की। बाय।